समझो। अब ट्रांसफार्मर पूरा विधिवत, ट्रांसफार्मर की आपने डेफिनेशन लिख ली ना, अब समझो। देखो हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ स्टेप अप है ना, स्टेप डाउन नहीं है। आगे बस में मैं कंपेयर करके पढ़ाता रहूंगा ताकि आपको दोनों के बारे में जानकारी होती रहे। डन। ये जो हमने भैया बना दिए इसको कहते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। क्या कहते हैं? नर्म लोहे की क्रोड, सॉफ्ट आयरन कोर। आगे समझ में बात। ढेर सारी प्लेटें होती हैं, देखा ट्रांसफार्मर कभी? हाँ। अब इसी पे मार देंगे फेरा। कहाँ मार देंगे? ठीक है, डन। ये हमारा है इनपुट वोल्टेज देंगे। यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? आउटपुट वोल्टेज। मतलब यहाँ से कनेक्शन दे देंगे हमें जहाँ पर लाइट ले जानी होगी, जहाँ पर हमें डिजायर्ड होगा। डिजायर्ड मतलब जहाँ पर हम जरूरत होगी हमारी, जहाँ हमारी इच्छा। बोलो बात समझ में? अब इसका अगर प्रिंसिपल लिखना है, प्रिंसिपल में हिंदी में बोले तो सिद्धांत क्या होता है? तो इसका प्रिंसिपल होता है बेटा म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण। यानी कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ना? आइए समझते हैं कि आखिर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। समझो जरा। म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में जानकारी है आप लोगों को? इसमें दो कॉइल्स होती हैं, एक में फ्लक्स चेंज करते हैं तो दूसरे में भी चेंज हो जाता है, और दूसरे में फ्लक्स में चेंज आने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो हमने क्रोड पर दो कॉइल लपेट दी हैं, है ना? प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। चाहो तो लिख लो, ये हमारी प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। डन। तो जब हम प्राइमरी कॉइल को एक एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, किससे कनेक्ट करते हैं? एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा भाई? एसी सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं तो लगातार एसी है ना, तो करंट ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम है, बात की नहीं? अब चूंकि इसके हमने क्या बना रखे हैं? टर्न्स घुमा रखे हैं ना, तो ये मैग्नेट एज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहा होगा ना, एज अ सोलेनोइड काम कर रहा होगा ना? नहीं समझे? परिनालिका की तरह। तो चारों तरफ से क्या निकल रही होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। और करंट का जो करंट होती मतलब सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो करंट पे डिपेंडेंट करती है ना, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट्स लॉ। किसी भी कंडक्टिंग वायर मतलब करंट कंडक्टिंग वायर में या उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो किस पे डिपेंड करती है? करंट पे डिपेंड। करंट ज़्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, तो करंट बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है, जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है बार बार कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से भी पास हो रही होंगी, इसमें से पास हो रही होंगी ना। अब जब इस कॉइल में से पास हो रही हो तो इसमें से भी देखो बार बार मैग्नेटिक फील्ड जो है कम ज़्यादा हो रही है। आपने सीखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स, पढ़ा है ना? किसी एकांक क्षेत्र से लंबवत गुजरने वाले कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब अगर फ्लक्स में लगातार चेंज आ रहा है, फ्लक्स में लगातार, तो फैराडे साहब ने बताया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना होता है। यानी कि अगर लगातार फ्लक्स में चेंज होगा तो ये फ्लक्स जिन कॉइल के साथ लिंक होगा उन कॉइल्स में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। मतलब जिन कुंडलियों में ये फ्लक्स बदल रहा होगा उन कुंडलियों में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? नहीं है? तो इसमें भी एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ईएमएफ हमने दिया और इसमें ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। बात समझ में आई ना?
तो बस कहानी बन गई हमारी यहाँ पे। आगे बात समझे। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कम रखेंगे तो स्टेप डाउन बन जाएगा, क्योंकि कम पोटेंशियल मिलेगा, कम ईएमएफ जनरेट होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो क्या होगा? स्टेप अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, पोटेंशियल क्या मिलेगा? हमें बढ़ा के मिलेगा। बोलो बात समझ आ गई। एक नोट करने वाली बात, स्टेप अप में और स्टेप डाउन में दोनों में इनपुट पावर और आउटपुट पावर हमेशा क्या रहती है? बराबर रहती है। इनपुट पावर और पावर का फॉर्मूला बोले तो ये वाला नहीं, B इंटू आई या E इंटू आई, दोनों में क्या रहता है? बराबर रहता है। इसका मतलब अगर स्टेप अप ने वोल्टेज बढ़ा दिया तो उसी रेशियो में करंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नहीं समझे? मतलब स्टेप अप वोल्टेज बढ़ाने का तो काम कर रहा है, लेकिन वो करंट के मैग्नीट्यूड को लगातार क्या करता जाएगा? नहीं समझ में आया? स्टेप डाउन वोल्टेज को जिस रेशियो में कम करता है, करंट को उसी रेशियो में क्या करता है? बोलो बात समझ में आ गई? कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है इस चीज में। डन। क्योंकि भैया इनपुट वोल्ट ऐसा समझो यार बेटा, दो तराजू बराबर है ना, अगर हमें इसको बढ़ाना है इधर वाले को, तो मतलब इस चीज को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, तभी तो इधर लोड ज्यादा आएगा। नहीं समझे? ठीक है, प्रिंसिपल समझ गए म्यूचुअल इंडक्शन का? समझे कि नहीं समझे? हाँ, अब इसकी वर्किंग समझ लो। वैसे हमने वर्किंग बता दी है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं तो वीडियो में देख के लिख लेना है ना, नोट्स बना लेना। As the alternating current flows through the primary, through the ए बिटिया बतिया नहीं डंडा मारेंगे, ध्यान सुनो। As the alternating current flows through the primary, it generates an alternating magnetic flux in the core which also passes through the secondary, है ना? जो कि भाई इससे जो अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट करोगे, जो करंट पास होगी वो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगी, जो कि इससे भी पास होगा, अभी बताया था। दिस चेंजिंग फ्लक्स सेट्स अप एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी, ऑल्सो अ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी। सेकेंडरी में ये क्या पैदा करेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बनाएगा? नहीं समझे? इसमें भी इंड्यूस होगा, बट इसमें सेल्फ होगा और इसमें म्यूचुअल होगा। भाई जिस कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है उसमें खुद में भी तो आता है सेल्फ इंडक्शन, दूसरे में आ जाए तो म्यूचुअल इंडक्शन, है ना? तो दोनों में ईएमएफ जनरेट होगा, इसमें भी जनरेट होगा। और बात समझ आ गई? इफ देयर इज नो लीकेज ऑफ फ्लक्स, लीकेज ऑफ फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स हानि। जैसे बाल्टी में पानी ले जा रहे थे, लीक कर गया, लीक करके बह जाएगा, आके कोई काम करेगा? नहीं। ऐसे ऐसा फ्लक्स जो हमारे यूज में नहीं आ रहा है, जो इससे होकर नहीं पास हो रहा है, लीकेज फ्लक्स है, एयर में चला जाता है। नहीं समझे? कोर से पास नहीं होता है, वो बाहर ही चला जाता है। आई बात समझे? तो उसे हम कहते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हर दिशा में होंगे ना। अब 100% तो इसमें से पास हो नहीं रही होंगी, कुछ बारी बाहर भी जा रही होंगी, तो जो बाहर जा रही है वही क्या है? लीकेज। नहीं समझे? आ गई बात समझ में? Then the flux linked with each turn of the primary will be equal to that of linked with each turn of the secondary. अरे मतलब अगर ये आइडियल कंडीशन है, अगर कोई फ्लक्स लीकेज नहीं हो रहा है, ऐसा मान ले रहे हैं, पता नहीं वैसे मान ले रहे हैं अगर फ्लक्स लीकेज नहीं हो रहा है तो इसका टोटल फ्लक्स और इसका टोटल फ्लक्स क्या होगा? इक्वल होगा। जो फ्लक्स इसमें से पास हो रहा है वही फ्लक्स इसमें से पास हो रहा होगा। समझा? अरे लीकेज नहीं हो रहा है, इसका मतलब जितना यहाँ फ्लक्स वहाँ उतना वहाँ फ्लक्स, बराबर, बात खत्म, और कुछ बोलना नहीं है हमें। आ गई बात समझना? अब हम समझ लेते हैं किसी आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, है ना? ऐसा ही एक ट्रांसफार्मर, अगर वो एक आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उसके लिए कुछ चीजें होती हैं। प्रिंसिपल समझ लिया हमने। इधर देखो, हमने इसकी डेफिनेशन लिखी, स्ट्रक्चर बनाया, कैटेगराइज किया, जो भी किया था, प्रिंसिपल लिखा। अब क्या लिखेंगे? वर्किंग। डन। वर्किंग में क्या लिखेंगे?
जो अभी हमने बताया, अभी बता रहे थे वर्किंग था ना, तो इसी के अंतर्गत आएगा फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर। किसी आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है भैया, डायग्राम यही बना लेना, मैं इधर तुम्हें खाली अलग अलग चीजें बता रहा हूँ। एक होता है स्टेप अप, इसमें क्या होता है, और स्टेप, मैंने कहा था मैं तुम्हें कंपेयर करके बताऊंगा और वैसे ही समझते जाना तुम। ठीक है, पहली चीज स्टेप अप में क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, तो इसका वोल्ट पहला नंबर 6 पॉइंट लिखने, 2 इधर लिख देते हैं ना, एक साथ आ जाएगा सारा सारा, 1 2 3 4 5 और 6 के 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, 6 नहीं 5 है। डन, समझो जरा, स्टेप अप में क्या मिलता है, हमें वोल्टेज बढ़ा के मिलता है। वोल्टेज क्या मिलता है, नहीं समझे, वोल्टेज बढ़ता है तो इसमें करंट क्या हो जाती है, अभी बताया था। स्टेप डाउन में वोल्टेज कैसे मिलता है हमें, कम करके ना, तो करंट इसमें क्या हो जाएगी, बात समझ रहे हो पूरी अच्छे से। देन उसके बाद में अगर हम पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल इन प्राइमरी, पोटेंशियल इन सेकेंडरी, पोटेंशियल इन प्राइमरी, पोटेंशियल कह लो चाहे ईएमएफ कह लो। स्टेप अप है ना तो सेकेंडरी में ज़्यादा होगा, स्टेप डाउन है तो सेकेंडरी में, मतलब सेकेंडरी से रखो क्योंकि हमें आउटपुट तो सेकेंडरी से ही मिलेगा ना। देन उसके बाद में करंट की बात कर लें, करंट प्राइमरी, करंट सेकेंडरी, करंट प्राइमरी और करंट सेकेंडरी। बताया ना करंट कम हो जाएगी किसमें, प्राइमरी में ना, सॉरी सेकेंडरी में ना, तो सेकेंडरी में करंट क्या होगी, कम होगी, और प्राइमरी में, डिफरेंस समझा रहे सारे। यहां पर सेकेंडरी में करंट क्या मिलेगी, बढ़ा के मिलेगी, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। स्टेप अप है तो सेकेंडरी में ज्यादा होंगे, स्टेप डाउन है तो सेकेंडरी में, बोलो इतनी बात समझ आ गई। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, क्या होता है, फॉर्मूला इसका होता है NS/NP। क्या होता है, NS अपॉन, या फिर सीधे सीधे R लिख लो, अभी हम बताएंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है। इसका जो R होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है, और इसमें जो R होता है वो हमेशा 1 से क्या होता है, बात समझाइए। R क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, है ना, हिंदी में शायद इसको रूपांतरण अनुपात कहते होंगे। R को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, न्यूमेरिकल आएगा इस पे, है ना। बोलो इतनी बात समझ आ गई, हाँ भैया, सब डन। अब एक बात बताओ, अब चूंकि अरे बस करो भैया, हाँ, दोनों में ही प्राइमरी कोयल सेकेंडरी कोयल में फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, तो अकॉर्डिंग टू लेंथ दोनों में क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, है ना। ना, ये सब वर्किंग में ही चल रहा है, ठीक है। या फिर कह लो अब हम एक्सप्रेशन निकालना चालू कर रहे हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, किसमें, इन प्राइमरी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कोयल, प्राइमरी कोयल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा, मान लेते हैं E1 था, फॉर्मूला कितना होगा, माइनस का ND∅ इतना ही होगा ना। माइनस क्यों लगाया बताओ कोई, यहां पर E1 लिख लो बेटिया, चाहे EP, ठीक बा, समझ गया ना, डन। कोई बताओ जरा इससे माइनस क्यों लगा दिया,
इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी, ई सेकेंडरी कितना आएगा माइनस का एन डी फाइव बाई, मान लेते हैं बेटा फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे N1, इसमें कितने थे, या तो प्राइमरी के लिए करो तो P रखो NP और NS चलेगा, तुम 1 2 करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डन। ये किस में जनरेट हो रहा है, फर्स्ट वाली में प्राइमरी में, और ये किस में जनरेट हो रहा है, हमने तुमसे पूछा माइनस क्यों लगाया, गधो तुमको इतना नहीं पता माइनस क्यों लगाया। लेंज लॉ ने क्या बताया था, लेंज ने क्या बताया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ये उसी का अपोज करता है जिससे ये खुद जनरेट हो रहा है ना, तो ईएमएफ का डायरेक्शन से अपोजिट नहीं होगा, ये नहीं होगा। हाँ अब एक बात बताओ भैया, एक बात सपोज कर लो, सपोज EMF E is applied to प्राइमरी। बेटा तुम जो भी अप्लाई करोगे प्राइमरी में अप्लाई करोगे ना, इनपुट यही तो दे रहे हो, इसमें दे रहे हो ना। अगर इसमें दे रहे हो E अपोजिशन कर रहा है ये, तो नेट ईएमएफ कितना होगा, नेट ईएमएफ कितना होगा, प्राइमरी में नेट ईएमएफ कितना आएगा, नेट ईएमएफ इज इक्वल होगा कितना, E माइनस E1 या E प्राइमरी। हाँ बोल दे एक बार तो मजा आ जाए एकदम। प्राइमरी की बात कर रहा हूं मैं, E तुमने दिया है ना, और EP खुद आ गया है क्या करने, अपोज करने, तो नेट कितना होगा, जितनी शक्ति तुम लगा रहे हो उसमें से माइनस कर देंगे जितनी, क्योंकि अपोज कर रहा है ना, अगर वो भी साथ देता तो प्लस कर देते, अपोज कर रहा है इसलिए क्या कर दे रहे हैं, बोलो बात में आ गई ना। थोड़ी देर के लिए मान लो, थोड़ी देर के लिए कि ये कॉइल है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R है, कितना है भैया, नहीं समझ गए, और करंट इसमें IP कितनी है, इफ मतलब यदि R इज द रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी है ना, एंड IP क्या कह लो, IP इज द करंट इन प्राइमरी, मतलब R का रेजिस्टेंस कितना, सॉरी प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है R, और करंट कितनी फ्लो रही है इसमें IP। तो बेटा करंट का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, EMF बराबर क्या होगा, नेट EMF किसके बराबर होगा, करंट है ना इनटू रेजिस्टेंस, यही तो करते हो, करंट इनटू, समझ में आ रहा है एकदम। प्राइमरी में तो नहीं यार, ए बेटा E इज इक्वल टू IR होता है ना, E क्या है, ये है ना टोटल, नहीं समझे, हाँ बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे तुम। ये कितना है E माइनस, और ये क्या हो जाएगा IP इंटू, समझे। अब चूंकि हम बात करेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर की, किसकी, तो भैया हम मान लेंगे कुछ समय के लिए कि रेजिस्टेंस इसका कितना है, 0। क्या मान लेंगे, इफ रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी इज, इफ R इज इक्वल टू 0। हाँ बोलो भैया, हाँ मान लेते हैं, मानने में क्या दिक्कत है हमें, मैथ फिजिक्स एकदम समझो भाई है ना। तो यहां पर 0 रखोगे, मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, हाँ बोल दे यार मजा आ जाए, तो E बराबर E1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या पता चला, यहां से पता क्या चल रहा है, यहां से पता चला ये क्या है, अप्लाइड वोल्टेज, क्या है ये, मतलब आरोपित विद्युत वाहक बल। अप्लाइड वोल्टेज किसके बराबर होगा भैया, अरे नहीं हो, अप्लाइड वोल्टेज बराबर होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी। E1 क्या था, प्राइमरी में बनना था ना, E1 नहीं EP लिखा था चच्चा, ले गड़बड़ा दो। डन, आया समझ में। अब इफ
मान ले रहे हैं अगर इट इज एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, क्या मान लेते हैं? इफ छोड़ो, अरे बस करो बेटिया, आइडियल ट्रांस, हाँ फिर भी बस करो। फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर बेटा इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या बराबर हुई? हाँ सर, अभी बताया था। उससे पहले एक डेरिवेशन और कर लेते हैं, उसके बाद ही करते हैं ना। रुक जाओ कितने, इसको पकड़ो जरा। ए भैया इसको इससे डिवाइड मार दें, ये इक्वेशन नंबर आइयो कितनी है? हाँ तो हम करेंगे इक्वेशन 1 डिवाइड बाय, ये समझ गए तुम? हाँ इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2। बेटा 1 के ऊपर रखो, ई प्राइमरी बटी ई, देखो डी फाइव बाई डी टी से डी फाइव बाई डी टी। जयराम जी क्या बोलो? हाँ तो कितना हो जाएगा ये? एन पी बाई, आगे समझे? तो तुम्हारा एक फॉर्मूला आ गया छोटा सा, क्या आ गया? ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस। डन, ठीक है। इसको उल्टा करना पड़ेगा गाइज, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा, मतलब एन एस अपॉन एन पी करना पड़ेगा ना। सेकेंडरी वाला ऊपर रखना है, सेकेंडरी वाला, हाँ इसको थोड़ा सा पलटी मार लो, या फिर अरे गलत ना, या तो 2 को 1 से डिवाइड कर दो, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, या तो इसी को पलटी मार दो। इसको ये भी लिख सकते हो ना, ई एस अपॉन इज इक्वल टू एन एस अपॉन, इसको ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि हमें आउट, चलो बाद बताएंगे अभी। ये जो एन एस अपॉन एन पी है ना भैया, इसी चीज को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? दैट इज आर। बोलो बात नहीं। अब चूंकि यहाँ पर सेकेंडरी में स्टेप अप के लिए क्या नाम है, सेकेंडरी में फेरों की संख्या ज्यादा थी, प्राइमरी में कम थी, तो जाहिर सी बात है डिवाइड करोगे 1 से ज्यादा आएगा। स्टेप अप बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? सेकेंडरी वाले में धरें 10 फेरा, प्राइमरी वाले में धरें 8 फेरा, तो आर बोले तो होता है एन एस अपॉन एन पी। तो बेटा 10/8, 10 8 एकम 8 पॉइंट 8 दूनी 16, देखो 1 से ज्यादा है ना भैया, तो ये आर क्या है? 1 से ज्यादा है। इसका मतलब कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप। तो फेरक संख्या दे दिया जाए, जब से बता दोगे तुम लोग, है ना, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दे दिया तो बता दोगे जब से स्टेप अप की स्टेप डाउन। गुड, अच्छे बच्चों तुम लोग, लव। पकड़ा चुपचाप, डन हो गया ना ये वाला। अब एक चीज और समझो जरा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ तक? अब मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं बेटिया? फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, तुम हंसो मत, मुझे पीड़ा हो रही है। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए बेटा इनपुट पावर क्या बोलोगे? बरोबर, हाँ बोल दो, मजा आ जाए एक बार। हाँ बहुत अच्छा, तुमको समझा रहे भैया। पावर फॉर्मूला होता है भैया V बराबर आई पी, P बराबर वी आई, P बराबर, हाँ बोल दो एक बार, इनपुट इनपुट, आउटपुट आउटपुट, हाँ बोल दो। ठीक, हमने V के फॉर्म में नहीं किया फॉर्मूला, किसके फॉर्म में किया हमने? E के फॉर्म में। किसके फॉर्म में किया? ए भैया गड़बड़ कर दी है क्या? नहीं भैया, E होता है EMF, V होता है किसी भी इंस्टेंट टाइम पे पोटेंशियल, समझ गया ना? अगर इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल या वोल्टेज की बात हो रही है, मतलब तात्क्षणिक विभव, तो आप V लगा दीजिएगा, कोई फॉर्मूले में दिक्कत नहीं आएगी, बस यहाँ पर हो जाएगा VS अपॉन VP। समझो भैया?
तुम्हें भी बैठे पावर का फॉर्मूला होता है भैया E इंटू आई। पावर का फॉर्मूला E इंटू। ए भैया एक बात बताओ जरा, इनपुट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इनपुट बोले तो प्राइमरी में दोगे ना, करंट भी प्राइमरी की, आउटपुट सेकेंडरी मिल रहा है ना। हाँ बोल दो। ईएमएफ वाला एक तरफ ले आओ, करंट वाला देखो एस ऊपर है ना, यहाँ पर भी एस ऊपर रहना चाहिए, तो इसको नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आईपी, क्या हो जाएगा? अपॉन आई एस, ई एस अपॉन, बोलबास में आ गई। जहां बनेगा न्यूमेरिकल, क्या बनेगा बेटा? हाँ आ गई बात समझ में? ये और ये एक सत्ते मिला दिया जाए, वो मिटा दें, ये सब समझ में आ गया ना? आ गया ना? कपड़ा कपड़ा, हाँ कपड़ा दे दो। आयुष भैया एनी डाउट? हाँ तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, है कि नहीं? हो कि नहीं? वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये दो चीज, हाँ ठीक है। दीदी आई हाँ दीदी आई हैं, मैम भी आई हैं। तो मतलब बायो की क्लास में अकेले पढ़ना पड़ेगा। ए इधर देखो, इधर देखो, ई एस अपॉन ईपी इधर भी है ना, ई एस अपॉन ईपी भी है ना, इधर देखो, ये बराबर है ना, ये बराबर है ना। मान लो ये पार्ट 1, ये पार्ट 2 है ना। नाउ वी कंक्लूड, so we conclude that, so we conclude, हम निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निकालते हैं सर? ई एस अपॉन इज इक्वल टू एन एस अपॉन इज इक्वल टू आई पी अपॉन। भैया अगर वोल्टेज के फॉर्म में दे दे, किसके फॉर्म में? तो वी एस अपॉन, अब ये सब किसके बराबर है? आर बोले तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। हाँ भैया, एवरीथिंग ओके? ठीक है, डन। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन, मतलब पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मर खत्म। अभी इसके बारे में एक छोटी सी चीज हम लोग और, मतलब पूरा नहीं खत्म हुआ, अब इसके बारे में वो लिखेंगे ना, अभी इसके यूजेस लिखेंगे, एनर्जी लॉस वो लिखेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज। इसकी इफिशियंसी भी लिख लो जरा। क्या दिया? इफिशियंसी मतलब भैया ए गाइज, इफिशियंसी माने सार्थकता। इफिशियंसी मतलब सार्थकता क्या बताती है? कहाँ तक कारगर है ना? इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ए भैया इसको ईटा से डिनोट करते हैं, किससे? ईटा है ना, ध्यान समझो। ईटा बराबर होता है आउटपुट पावर, क्या बोलोगे? या पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, समझ गए? इनटू 100%। हाँ बोल दे, मजा आ जाए एकदम। इसके यूनिट बता दो तो और मजा आ जाए। कौन बताएगा? जो बता देगा बेटा 2 रुपए ऑन द स्टेज, कैमरा के सामने पुरस्कार दूंगा। हाँ भैया रोहित, नहीं पता क्या? व्हाट? हाँ तो क्या कहे मार रहे हो? दिमाग लगाओ, 12वीं छात्र हो। आजकल नीट और आईआईटी तो हवा चल गई है, तो तुम सभी को हवा लगी होगी। बताओ जरा पेमेंट क्या होगा? बहुत होना चाहिए जहाँ तक
ए बेटा ऐसे समझो, पावर ऊपर है ना, पावर नीचे है ना, वाट बटे वाट, वाट वाट खत्म। तो यूनिट लेस होगा ना सर, मेरे दिमाग क्या है ये, विमाहीन है, कोई यूनिट नहीं है इसकी। अरे भैया ये तो एक परसेंटेज बताएगा ना कितना अच्छा है ये। हाँ ठीक। देखो जो भी बेस्ट क्वालिटी ट्रांसफार्मर होते हैं, क्या होते हैं, बेस्ट क्वालिटी ट्रांसफार्मर होते हैं, उनके लिए जो एन होता है वो कहाँ क्या होता है, उनके लिए एन होता है कहाँ, 90 से लेके 99% तक, है ना। सोचो 100% नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब देयर इज नो ट्रांसफार्मर विद 100% इफिशियंसी, देयर इज नो ट्रांसफार्मर विद 100% एफिशिएंसी, तभी तो मान से आदर्श ट्रांसफार्मर है ना, आइडियल ट्रांसफार्मर। समझ में आ गया ना। अब इसके यूजेस में बताए दे रहा हूं, तुम लोग लिख लेना। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ लॉस होगा, एनर्जी लॉस भी तो होगा भैया, है ना। सबसे पहला लॉस होता है कॉपर लॉस। क्या लॉस होता है, जो कि हीट के फॉर्म में लॉस होता है। ठीक है, डिटेल में जाके बुक से पढ़ लीजिएगा। एडी करंट लॉस होता है, जो हमारे किसी काम की नहीं होती, उसी वॉल्यूम में रह जाती है ना, भंवर धाराएं। फ्लक्स लीकेज होता है, क्योंकि टोटल फ्लक्स पास नहीं होता है, सेकेंडरी कॉइल से बताया भी हमने थोड़ी देर पहले, है ना, कुछ हवा में भी चला जाता है जो कि हमारे यूज में नहीं आता है। 3 लॉस हो गए। चौथा लॉस होता है बेटा हमिंग लॉस। हमिंग लॉस मतलब ट्रांसफार्मर के पास से गुजरे तो ये आवाज करता है कि नहीं करता है, तो हमिंग का साउंड प्रोड्यूस करता है ना, समझ गया ना। ठीक, तो 4 प्रकार के लॉस हो गए जो कि किसमें होते हैं, ट्रांसफार्मर में। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब कि ट्रांसफार्मर के यूजेस होते हैं। पहला यूज, स्मॉल ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड इन रेडियो रिसीवर्स एंड टेलीविजन। स्मॉल छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, वो रेडियोज में लगे होते हैं, टेलीविजन में लगे होते हैं, रिसीवर वगैरह में लगे होते हैं, है ना। दूसरा, इन वोल्टेज रेगुलेटर फॉर टीवी एंड रेफ्रिजरेटर। वोल्टेज को रेगुलेट करना मतलब सही करना, है ना, तो ये वोल्टेज रेगुलेटर का भी काम करते हैं। तो एसी फ्रिज वगैरह में ये सब लगे होते हैं, टीवी में भी लगा होता है। इन स्टेबलाइज्ड पावर सप्लाई, घरों में स्टेबलाइजर लगा होता था पहले, अलग से मशीन आती थी, स्टोपलाइजर कहते थे जिसको, अभी भी लगाते हैं बहुत लोग, है ना, ताकि वो क्या हो जाए, मतलब एकदम से जब लाइट कम ज़्यादा होती है तो वो क्या करता है, वो भी डिजायर्ड जितना ज़रूरत होता है उसी हिसाब से वो सप्लाई करता है। बात समझ रहे हो। दूसरा, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज समझते हो, एक्सरा, हाँ, जो एक्सरेज होती हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप यूज होता है। कौन सा यूज होता है, हाई वोल्टेज चाहिए होता है ना। देन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन इंडक्शन फर्नेस फॉर मेल्टिंग मेटल्स। धातुओं को गलाने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। आगे बात समझे। डन, ये 5 प्रकार के यूज हो गए। और इसी क्लास में मैं सोच रहा था कि आपको एसी जनरेटर भी पढ़ा दूंगा, दुर्भाग्यवश समय खत्म हो चुका है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, एसी जनरेटर, मतलब एसी को जनरेट करना सीखेंगे, क्या अल्टरनेटिंग करंट कैसे बनती है। वैसे तुम लोग जब पढ़ाऊंगा तो कह रहे यही तो आते थे भैया, क्योंकि पूरे चैप्टर का निचोड़ इसमें मिलेगा तुम्हें। चैप्टर 6 वाला भी इसमें, चैप्टर 6 वाला जो तुमने घुमाया था ना, टॉर्क प्रोड्यूसिंग, क्या था ना। डन, अंतिम टॉपिक रह गया, उसको अब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो वैसे भी मुझे बायो के लिए पढ़ना पड़ेगा ना।